Hi friends, welcome back to Custom IS. My name is Khan. So जो हमने सीरीज चालू की है क्लास 11th एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर का नाम हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हम किस लिए बनाते हैं, कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस बुक में 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उससे जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो जिसकी ड्यूटीज है उनको डिवाइड कर दिया है, तो एक आसानी होती है गवर्नेंस में। ठीक है, और अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो गवर्नेंस भी अच्छा होगा। ठीक है, तो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल। ठीक है, तो बेसिक रूल प्रोवाइड करता है हमको, जिससे हमें गवर्नेंस करने में फायदा हो। ठीक है, दैट अलाउस फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो मेंबर ऑफ सोसाइटी जो है उनके आपस में मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि जब आपस में कोऑर्डिनेशन होगा तो सरकार भी अच्छी चलेगी और देश भी अच्छा चलेगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड फंक्शन देखते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, तो जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसका स्पेसिफिकेशन किया है। ठीक है, द सेकंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई who has power to make decisions in the society। ठीक है, तो पुलिस का रोल क्या है, ठीक है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स का रोल क्या है, प्रेसिडेंट्स का रोल क्या है, ठीक है, सिटीजन्स का रोल क्या है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक रूल्स के द्वारा उनको जस्टिफाई किया जाता है और डिफाइन किया जाता है कि कौन क्या काम करेगा। ठीक है, जैसे हमारा जुडिशियरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, वो सब है। ठीक है, अब जो थर्ड फंक्शन है, तो ये देखिए लिमिटेशन ऑन ऑन पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये यूपीएससी का हॉट फेवरेट टॉपिक है। इसमें से 2020 में भी प्रीलिम्स में सवाल आया था और 2021 में फिर से रिपीट भी हुआ था। ठीक है, तो हम देखते हैं थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर पार्लियामेंट में कोई मेजोरिटी गवर्नमेंट आ गया तो वो सब कुछ उनके हाथ में आ जाएगा, सारा पावर उनके हाथ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, सारा पावर जुडिशियरी के भी हाथ में नहीं दिया है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अकेला ही सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो सब लोगों का रोल लिमिटेड कर दिया है। तो ये ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। ठीक है, ऐसे कुछ भी ब्लैंकेट इम्पोजिशन गवर्नमेंट हमारे ऊपर नहीं डाल सकता है। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक गवर्नमेंट का जो पावर है उस पर लिमिट लगाता है, उसको लिमिटलेस होने से रोकता है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप अगर पावर में हो तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, दिस लिमिट्स आर फंडामेंटल। ठीक है, एंड इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर, ठीक है, आप वर्ड देखिए, नेवर ट्रांसपास दिस लिमिट्स। ठीक है, तो वो लिमिट एक क्रॉस नहीं कर सकता। उन्होंने हर किसी के लिए एक लिमिट फिक्स की है कि भाई आपको अपने जोन में रह के काम करना है। ठीक है, अब फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ फंक्शन क्या है? एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट, ठीक है, जस्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ जस्ट सोसाइटी। ठीक है, तो अब ये जस्ट सोसाइटी कैसे मिलेगा? जैसे कि हमको इंडिपेंडेंट जुडिशियरी दिया है, लॉ एंड ऑर्डर का हमारे पास प्रोविजंस है, तो ये सब गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है। कुछ वेलफेयर फंक्शंस भी है जिससे इंसान की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो इम्प्रूव होते हैं। ठीक है, फाइनली फिफ्थ फंक्शन क्या है? पर हैव इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करता है, वी पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी क्या है, मतलब वो कैसे कैसे काम करता है, उसका इफेक्टिवनेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सही बनाया है कि नहीं बनाया है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कुछ भी आर्बिट्रेरी प्रोविजन लिख दिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का टिकेगा नहीं ज़्यादा। ठीक है, फेल हो जाएगा।
अब ये सब चीज वर्क करने के लिए और उसका इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए, जस्ट चेक करने के लिए उसमें कई सारे प्रोविजन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मोड ऑफ प्रोमलगेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे जाता है। तो कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम से बनाते हैं, कुछ जगह पे मतलब पब्लिक वोटिंग से बनाते हैं, कहीं पे अलग अलग रूल्स है बहुत सारे, उन रूल्स से ही कॉन्स्टिट्यूशन उनका चलता रहता है। ठीक है, आपने सुना होगा दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है। इंडिया में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कंसेंसस से बना है। ठीक है, एंड बाय पॉपुलर लीडर, क्योंकि वो लीडर ही इतने ज्यादा पॉपुलर थे कि उससे ऐसा माना जाता है कि उनकी पॉपुलैरिटी को ही सारी हमारी जो पब्लिक है वो सपोर्ट करती है। और जो काफी डाइवर्सिटी थी, अलग अलग एरिया से लोग आते थे, और उन्होंने उसके ऊपर काफी चर्चा करने के बाद, उसको डिटेल में रिव्यू करने के बाद फिर ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या है देखिए यहाँ पे, द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स, द मोर लाइकली इट इज टू बी सक्सीड। ठीक है, अब अगर हमारे प्रियम्बल में जैसे कि हमको सेक्युलरिज्म है, सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट है, इक्वालिटी लिबर्टी, ठीक है, राइट टू वर्क और फंडामेंटल राइट्स वगैरह है, अगर ये सब हमको नहीं दिए हो, जो हमारे इंसान के ह्यूमन राइट है, बेसिक नीड होती है, अगर ये सब चीजें हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा कि पब्लिक रिवोल्ट कर देगी। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स को मालूम था, तो उन्होंने सारे अच्छे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं जो हमारे फ्रीडम को प्रिजर्व कर सके। ठीक है, आप देखिए हमारे पास कितने फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, हम कहीं पे भी जाके रह सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी जगह विजिट कर सकते हैं, कोई हमें एक्स्ट्रा परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जितने उसके प्रोविजंस फ्री फ्री हो गए, उतना ही उसको सक्सेस होने का चांस ज्यादा है। अब ज्यादा आर्बिट्री प्रोविजन हो, ठीक है, जैसे कुछ भी स्टेट तो हमारे ऊपर इम्पोज कर दे कि यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक, यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट। ठीक है, अगर ऐसे सब आपके ऊपर स्टेट इम्पोज कर दे तो क्या होगा, एक सेकेंड, सॉरी गाइस फॉर इंटरप्शन। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो सबसिस्टेंस है हमारा, तो वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सटेंसिव प्रोविजन, तो प्रोविजंस उसके सारे लिबरल और अच्छे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है वो है हमारा बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, तो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी एक डिपार्टमेंट को मोनोपोली मिले। जैसे अगर अब सारे के सारे पावर पार्लियामेंट को दे दिए जाए, या सारे सुप्रीम कोर्ट को दे दिए जाए, ठीक है, तो क्या होगा, एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा गया है, और हमारे जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और जुडिशरी है उनको एक बैलेंस में पावर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ताकि दोनों तीनों एक दूसरे पे नजर रख सके और एक दूसरे को चेक कर सके। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट स्ट्राइक राइट बैलेंस ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब अगर बहुत आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाएगा तो फिर उसका कुछ मतलब ही नहीं, उसकी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो बहुत ज़्यादा रिजिड होगा तो वो टाइम के साथ इवॉल्व नहीं कर पाएगा, और एट वन पॉइंट वो ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, फेल हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा था, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने उसको बैलेंस रखा है। कुछ प्रोविजन जो है रिजिड है और कुछ प्रोविजन फ्लेक्सिबल है। जैसे कोई प्रोविजन है उसको स्पेशल मेजोरिटी से ही आप अमेंड कर सकते हो, कुछ कुछ प्रोविजन ऐसे स्पेशल मेजोरिटी प्लस मेजोरिटी टू टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स भी आपको चाहिए, और कुछ ऐसे है कि उसको आप मतलब ओनली पार्लियामेंट ही अलोन उसको अमेंड कर सकती है, और उसके लिए ज़्यादा कोई स्पेशल मेजोरिटी की भी जरूरत नहीं, सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। ठीक है, इसमें मोर देन 100+ हम अमेंडमेंट कर चुके हैं। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हमारी नीड चेंज होती है, सोसाइटी की नीड चेंज होती है, उस हिसाब से हम उसको अमेंड भी करते हैं। और ऑन द सेम टाइम हमने क्या क्या, सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लाया है, जिससे क्या होगा, हम उसको अमेंड करेंगे, चेंज भी करेंगे, बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, उसको मतलब ड्रास्टिकली हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला टॉपिक है उसमें अगला टॉपिक हमारा ये है कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन मेक। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई 9 दिसंबर
1946 को, ठीक है। उसका कंपोजिशन क्या था, इनिशियली उसमें 299 मेंबर्स थे, ठीक है, और उसके बाद उसमें जब साइन करने की बारी आई 284 मेंबर्स ने साइन किया था, ठीक है। अब ये मेंबर्स भी अलग अलग डाइवर्स ग्रुप से आते थे, डाइवर्स ग्रुप को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, ऑल सेट्स ऑफ ओपिनियन विथ इन इट, ठीक है। तो इसके अंदर काफी डाइवर्सिटी थी और उन्होंने काफी अच्छे से उसको कंपोज किया था। अब प्रिंसिपल क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, डिलिब्रेशन, ठीक है, कि जो भी हम प्रोविजन बनाएंगे वो सारे के सारे कंसेशंस, मतलब हर किसी का वोट काउंट किया जाएगा, हर किसी का ओपिनियन काउंट किया जाएगा, ठीक है। डिस्कशन किया सारे के ऊपर, सबके ऊपर डिबेट किया, और सारे प्रोविजन, ईच एंड एवरी सिंगल प्रोविजन उसको उन्होंने स्क्रूटिनाइज किया, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोसीजर क्या था, सबसे पहले पब्लिक रीजन एम्फसाइज, ठीक है। फिर डिफरेंट कमिटीज वर्क टुगेदर, अलग अलग कमिटी ने साथ में काम किया है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं डिबेट ऑन ईच एंड एवरी क्लॉज एंड प्रोविजन बाय इंटायर असेंबली, ठीक है। सम प्रोविजन बाय वोटिंग, वोटिंग भी किया है कहीं कहीं पे, ठीक है। एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट क्वेरी वॉज एड्रेस्ड इन रिटर्न, ठीक है। तो आप देखिए कितना कंसोलिडेट किया है इसको, एवरी सिंगल क्वेरी रिटर्न में एड्रेस की है, ठीक है। उसके बाद जो इसका फिफ्थ है, फिफ्थ ये है कि इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट, ठीक है। अब हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो हमको अपना नेशनल मूवमेंट को भी इनहेरिट करना है। तो नेशनल मूवमेंट का हमारा जो कॉमन बैकग्राउंड था, उसी बैकग्राउंड से लोग आगे बढ़े हैं, ठीक है। और जो प्रिंसिपल आज़ादी के जो हमारे प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, वो उनको भी उन्होंने ध्यान रखा है, ठीक है। और वो सब प्रिंसिपल कहाँ थे, वो सब प्रिंसिपल रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में थे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया था, नेहरू ने पास किया था, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको कुछ क्वालिटीज देखने को मिलती है, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी। ये सब कहाँ से आया है, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से आया है। तो देखिए ये सब देखने के बाद हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट दस our constitution is not merely a maze of rules and procedure, but a moral commitment to establish government that will fulfill the many promises that the nationalist movement held before the people, ठीक है। तो ये एक सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, दिस इज नॉट अ मैर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये एक मॉरल कमिटमेंट है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ द डे जो भी है उसके ऊपर एक मॉरल कमिटमेंट है कि भाई आपको ये सब काम करना ही है, ठीक है। अब आपको ये आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे जो प्रोविजन है उसको अडॉप्ट किए गए हैं अलग अलग जगह से, डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। आप देखते हैं ना कि बहुत सारे कैंडिडेट मतलब इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनको लेस देन हाफ भी वोट मिलते हैं, 30%, 35%, फिर भी वो जीत जाते हैं। तो उसमें ऐसा है कि जिसका भी मेजोरिटी वोट होगा, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा जिसका होगा वो जीत जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। उसके बाद क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे यहाँ पे ब्रिटेन से लिया है, तो हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, ठीक है, नो पर्सन इज अबाव लॉ, ठीक है, सबको, एवरी वन इज बिलो लॉ। फिर ठीक है, स्पीकर एंड हिज रोल, जो स्पीकर का हमारा लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका रोल और जो है वो सब भी ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। फिर जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। फिर यूएसए से और क्या लिया है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए हैं, ठीक है। फिर जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशरी है अपना खुद का डिसीजन फिर से रिव्यू कर सकते हैं, वो भी हमने यूएसए से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। अब कनाडा, कनाडा से हमने क्या लिया है, तो सबसे पहले क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। क्वासी फेडरल मतलब हमारा जो कंट्री है वो फेडरल है लेकिन कम्प्लीटली फेडरल नहीं है, जैसे कि अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, वहाँ के स्टेट भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एट द सेम टाइम वो अमेरिका में भी है। तो हमारा ऐसा नहीं है, हमारे स्टेट इंडिपेंडेंटली मतलब सारे डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो यूनिटरी टिल्ट है, इसलिए हमने उसको क्वासी फेडरल बोला है, कि सेंटर का जो स्ट्रॉन्ग पावर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर जो रेसिडुअल पावर है, जैसे आपने देखा होगा स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसके अलावा जो भी पावर रह जाते हैं उसको रेसिडुअल पावर बोलते हैं, वो सारा पावर स्टेट के हाथ में है, यूनियन के हाथ में, सॉरी, ठीक है।
तब उसके बाद देखिए आप यहाँ पे और भी कुछ प्रोविजन है, जैसे डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएससी हमने कहाँ से लिया है, डीपीएससी आयरिस से लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ठीक है, फ्रेंच से हमने क्या लिया है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोविजंस थे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे बना, उसके पास क्या अथॉरिटी है, उसके क्या फंक्शंस है, उसको कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, किस तरीके से उसको इवॉल्व हुआ वो, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे। तो इस तरीके के सवाल यूपीएससी में बनते हैं और स्टेट पीएससी में भी बनते हैं। तो ये भी एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो हमने कवर कर दिया है। इस चैप्टर में आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बुक में तो लंबा लंबा दिया है, तो अब आप सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो फिर आपको 250 पेज की बुक पढ़ना पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो ये मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया है, इसको आप अच्छे से नोट्स बना लें। ठीक है, अगर आप इसके अच्छे से नोट्स बना लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। और ये 3-4 पेज के ही नोट्स है, फिर आपको बार बार ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, अब इसके बाद के भी जो बाकी के 9 चैप्टर है वो भी मैं सारे इसी तरह से कवर करूंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगी। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आप इस सीरीज़ को एक बार देख लीजिए, और उसके बाद एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज आप इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी रिवाइज कर सकते हैं। तो आपका पूरा सीरीज 5-6 घंटे में कवर हो जाएगा, और जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो 3 घंटे में ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बुक जो है हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और इसको हम बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। आप खुद से भी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बुक एक बार पढ़िए। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इन नोट्स पे कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों। इस लेक्चर के लिए अभी इतना ही। ओके, थैंक यू, जय हिंद।